हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं साइंस के पार्ट 2। यदि आप बीपीएससी 4.0 और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये पार्ट 2 है, आप सब वीडियो में पूरा बने रहें। और आज आप सब देखते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया सब कवर हो जाएगा इसमें। तो इधर-उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो बाकी था स्थूल पदार्थों की गुण, ठीक? बाकी सब आगे हो गया है। तो क्या है, वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है उसे क्या बोलते हैं? सोना। बहुत इम्पोर्टेंट है। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने किया था? आर्किमिडीज। जो तैरने का, जिसके सिद्धांत पर नाव तैरता है, हम सब पानी में तैरते हैं, तो इसकी खोज कौन किया था? आर्किमिडीज। लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? आर्किमिडीज। अभी आपको बताए थे ना। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की डी ब्रोगली ने। आप जानते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं डोल नेचर कहते हैं, दो नेचर होता है पार्टिकल का। एक तो तरंग प्रकृति का होता है, एक तो कण प्रकृति का होता है ना। पार्टिकल एक होता है तो वेव होता है। तो वेव जो प्रकृति की खोज किए थे, कौन किए थे? डी ब्रोगली साहब ने। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। और प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का क्या? परावर्तन। जैसे जब आप किसी कुएं में मुंह लगाकर एक बार चिल्लाते हैं तो वह आवाज़ आपको बहुत बार आपकी आवाज़ सुनाई देती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। ठीक। नेक्स्ट क्या है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसके जो अणु होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनकी जो काइनेटिक्स एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है, वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है, क्या हो जाता है? जो बुलबुला होता है उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। आप 1 किलोग्राम कोई पदार्थ है, ठीक? आप उसे चाहे इंडिया में रखिए, चाहे अमेरिका में रखिए, चाहे चंद्रमा पर रखिए, चाहे मंगल ग्रह पर रखिए, उसका जो द्रव्यमान है 1 ही किलोग्राम रहेगा, लेकिन उसका भार बदल जाएगा। भार हम हर जगह क्या होता है? बदलता रहता है। चंद्रमा पर कुछ रहेगा, मंगल ग्रह पर कुछ भार रहेगा। ठीक। एक कमजोर बल जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो तो उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य कौन सा बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। अर्धचालक है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये सब क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। जो कंप्यूटर, मोबाइल, चिप उप जो बने होते हैं इसी का बने होते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक। जो आप साबुन का बुलबुला देखते हैं ना, तो उसके जो अंदर का दाब होता है ना, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। अगर अधिक नहीं रहेगा ना तो बुलबुला फूट ही जाएगा। ठीक। अगला क्या है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल का जो तनाव होता है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, पानी से क्या होता है? कम होता है, इसीलिए तेल क्या हो जाता है? फैल जाता है। अगला क्या है, लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है। क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सुई का जो अपेक्षित घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए पानी में सुई डूब जाती है और जहाज इतने बड़े बड़े जो होते हैं पानी में नहीं डूबता। अगला क्या है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? थोड़ा ऊपर हो जाता है। ठीक। जैसे ये नदी है, ये मान लेते हैं कोई सागर है, यहाँ पर कोई जहाज है ना,
हल्का अगर डूब के चलता है तो यहाँ हल्का क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो आप जानते हैं जो सागर होता है उसमें लवणता ज़्यादा पाई जाती है पानी नदी की अपेक्षा। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है। वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान होता है, अभी आपको बताए हैं। द्रव्यमान तो सेम रहता है लेकिन वेट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान इंटू वेग। आप जानते हैं संवेग p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। तो p क्या होता है मोमेंटम, m क्या होता है मास, v क्या होता है वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जा सकता है। इसी को बोलते आघात वर्धनीयता बोलते हैं, ठीक, जिसको पीट पीट कर बढ़ाया जा सके। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कमानी तुला है हुक के नियम पर काम करता है। और किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति, विकृति मतलब उसमें जो बदलाव हो जाता है, जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसी को विकृत बोलते हैं। उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होती है, इसे क्या बोलते हैं, हुक का नियम, ठीक। मृदा द्वारा जल की अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है, किसका, क्रिया इसे बोलते हैं। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की जो बूंदें हैं गोलाकार बनी रहती। आप सभी देखे होंगे कि जो पानी है जब किसी टेबल पर गिरता तो चारों तरफ फैल जाता है, ठीक। जबकि अगर पारे को अगर गिरा दिया जाए तो ऐसे जहाँ गिरेगा वहाँ से गोल ही रहेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पारे की जो संजकता इसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है, ठीक। एक प्रकार का बल होता है, संसंजक बल होता है, एक होता है असंजक बल ना। तो जो पारे में जो संसंजक बल होता है ना वो ज़्यादा होती है। किसी आदर्श द्रव की सांद्रता क्या होती है, शून्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श द्रव की सांद्रता क्या होती है, शून्य होती है। दीपक की बाती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, कि इसका क्रिया। आप सभी पहले देखोगे जब दिया जलता है तो केशिका के माध्यम से तेल धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है, तो इसको बोलते हैं केशिका की क्रिया। ए वी स्थिरांक, जहाँ ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वी द्रव का वेग है। इस समीकरण को क्या बोलते हैं, निरंतरता का समीकरण। एक सुविही प्रवाह तरल पदार्थ हर बिंदु पर एक समान होता है वेग, ठीक। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए, अब देखिए कोई पदार्थ दो तरीके से डूब सकता है, तो पूरा पानी में डूब जाए या तो आधा डूबा रहे आधा ऊपर रहे, तो उसे बोलते हैं आंशिक या पूर्ण। पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित किया था, आर्किमिडीज, इसने तैरने का सिद्धांत दिया था। अगला है लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों के आधार पर डिजाइन किया, आर्किमिडीज के सिद्धांत। इस सब जो लेक्टोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर और जहाज और पनडुब्बी का जो आकार होता है ना, आप सब देखते होंगे जहाज एक अलग शेप होता है, पनडुब्बी एक अलग शेप होता है। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जो लेक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता जांच करता है। हाइड्रोमीटर से क्या जांच किया जाता है, आर्द्रता। ये सब यंत्र को किसके सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक। इस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ पर उठते हैं, किसके कारण उठते हैं, श्यानता और उत्प्लावन के कारण। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, इसका डाट हिस्सा पानी के बाहर रहता है। कितना हिस्सा बाहर रहता है, 0.1 हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी देखोगे कि बर्फ का पानी पर तैरते हुए ना, जब बर्फ पर पानी तैरता है तो कुछ हिस्सा तो डूबा रहता है, कुछ हिस्सा बाहर रहता है, लेकिन कितना बाहर रहता है, 0.1 हिस्सा। यदि एक बर्तन में तैरते हुए बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर कोई परिवर्तन नहीं होता, ये पीछे आपको बताए थे इसको। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या बोलते हैं, उछाल बल बोलते हैं।
अगला क्या है, अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा ऊपरी दबाव। लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता निर्धारित किया जाता है, और हाइड्रोमीटर अभी आपको बताते हैं घनत्व मापता है। किसके सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के। पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, क्योंकि कम वायुमंडलीय दाब के कारण। आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं या ऊंचाई पर जाते हैं, वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक करते हैं, क्यों, क्योंकि पेन के बाहरी वायुमंडलीय दबाव के कारण। आप जानते हैं जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पेन का दाब ज़्यादा हो जाता है तो बाहर आ जाता है पेन का स्याही। अगला क्या है, के अनुसार दबाव प्रति क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर कार्य करता है के बराबर होता है, पास्कल का नियम इसको बोलते हैं। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है, तैरता है। घनत्व अधिक होता है किसका, पानी का। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, पानी का होता है। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या जाता है, कम हो जाता है। वैसे पानी का तो घनत्व अधिक रहता है, लेकिन जब बर्फ बन जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, आयतन से। ठीक। अगला क्या है, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए और गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग गति का उदाहरण है किसका, अनुदैर्घ्य तरंग। तरंग 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ से देखिए आपका ध्वनि और तरंग है, यहाँ से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज है, सब पूरा कवर हो जाएगा आपका साइंस, कुछ नहीं बचेगा। एक कंपित क्वार्टर, ये तो हो गया। प्रसरब तरंगों जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं जो चमगादड़ अपने शिकार में प्रयोग करता है ना। जलपोत द्वारा समुद्र की सतह की गहराई ज्ञात करने, इसका प्रयोग समुद्र की सतह की गहराई भी ज्ञात करने में किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान, आप सब जानते हैं ना, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, कराने जाते हैं, वही चीज़ है, मतलब चिकित्सा में यूज किया जाता है। ध्वनि माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती किसके, निर्वात माध्यम से। निर्वात माध्यम क्या होता है, जहाँ पर हवा ना हो उसे बोलते हैं निर्वात। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडियो तरंग। एक ध्वनिक पदार्थ है लोहा, ध्वनिक पदार्थ है ना, लोहा में यदि आप मतलब किसी हथौड़े से मारते हैं तो उसमें आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। समान अवस्था में कंपायन माध्यम के किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है किसका, नारंगी लाल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो तरंग का वेव होता है, कोई भी तरंग हो सबका वेव लगभग यही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक। यही आपका प्रकाश का भी चाल है, प्रकाश लाइट का स्पीड, इतना तेज़ी से लाइट चलती है। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, किसके बीच, VHF। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किसमें, लोहा में। माप से अधिक ध्वनि का शोर का नाम दिया जाता है। मतलब कब आप जैसे जब शोर होता है ना, हल्ला होता है, तब आप क्या उसको बोलेंगे, कितना उसका तीव्रता ध्वनि का, तो 80 डेसिबल से जब अधिक ध्वनि की तीव्रता हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शोर, 80 डेसिबल। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, मैक। सुपरसोनिक होता है जब कोई एरोप्लेन होता है ना, हवाई जहाज जब बहुत तेज़ी से उड़ता है, रॉकेट वॉकेट, तो उसको मैक में मापा जाता है, पीछे आपको बताए थे। ध्वनि की
आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है 100 हर्ट्ज। अगला क्या है, ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके घनत्व को तारत्व को तय करती है, उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति, है ना। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपको बताते ना, जब आप कुएं में बोलेंगे आप एक बार तो आपको वही ध्वनि कई बार सुनाई देगी। तो वही है कि कुएं में जो उसका नीचे सतह होता हो और आपका जो मुंह है उसके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर की दूरी होना चाहिए, तब आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। कोई दीवार भी हो सकता है, दीवार से आपकी ध्वनि टकराएगी, फिर टकरा कर आपके कान तक आएगी तो आपको सुनाई देगा प्रतिध्वनि। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होता है 30। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में, जैसे जब दो व्यक्ति आपस में खड़े हों पास पास और आपस में बात कर रहे हैं नॉर्मल बात तो उनका जो शोर होता है ना 30 डेसिबल का होता है, उसका जो आवाज की। दीवार से एक ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होती है, लगभग कितना, अभी पीछे बताते हैं 17.2। तो लगभग 17 भी कह सकते हैं, 17.2 लेकिन एग्जैक्ट है। ध्वनि का माध्यम में गति नहीं कर सकता, अभी हम बताते हैं ध्वनि कहाँ नहीं गति कर सकता, ध्वनि हर जगह गति कर सकता है लेकिन निर्वात को छोड़ के। निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहाँ पर हवा ना हो। ध्वनि मापक इकाई को कहता है, ध्वनि किस में मापा जाता है, डेसिमल में। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, बर्फ में। ये ऑप्शन के अनुसार था, बर्फ में, ठीक। ऑप्शन जैसे रहेगा वैसे आंसर दिया जाएगा। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है, मतलब जो हमारा कान है सबसे अच्छा कितने हर्ट्ज पर सुनता है, 1000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकेंड, मतलब हमारे कान तक कोई भी आवाज़ कितने समय तक रहता है, 1.10 सेकेंड। इसी को कभी कभी 0.1 सेकेंड लिख देते हैं, ठीक। तो इतनी देर तक कोई भी आवाज़ हमारे कान तक रहता है। और दृष्टि की दृढ़ता होती है कितना, सुनने की तो अभी आपको बताए थे 1/10 सेकेंड, लेकिन देखने की, हम कोई चीज़ अगर देख लेते हैं ना तो उसकी जो छवि है हमारे आँख तक कितनी देर तक छवि बनी रहती है, 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड तक हमारे यहाँ पर छवि बनी रहती है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, मतलब जो बहुत तेज तेज विमान होते हैं ना, ध्वनि की चाल से भी तेज उड़ते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य है, किस पर निर्भर करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, ध्वनिग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें, स्टील में। अभी आपको बताना है, ऑप्शन के अनुसार आप सब सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये आपका वन लाइनर है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी को वन लाइनर बनाया गया है, ठीक। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है माइक्रोवेव, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म तरंग। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है, कौन सा तकनीक है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आगे देख लेते हैं क्या है, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सब टीवी चलाते हैं ना तो रिमोट से उसको चैनल को चेंज करते हैं, तो जो रिमोट से जो तरंग निकलती है, कौन सी तरंग होती है उसमें रिमोट में, अवरक्त व रेडियो तरंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। तो आप सब एक तरह देख रहे हैं कि पीछे सब पेपर में आया है। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, मतलब कब कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषक होते हैं। जैसे जब डीजे बजता है ना या बहुत अधिक लाउड स्पीकर से शोर होता है, जब 80 डेसिबल से अधिक हो जाता है ना तो उसको हम ध्वनि प्रदूषक भी कहते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। किस कारण, संचालन, संवहन एवं विकिरण, इसी क्रिया के कारण होता है। जैसे आप थर्मस में पानी रख देते हैं ना, कई घंटों तक गर्म रहता है, ठंडा रहता है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम चल सकती है, कौन, ध्वनि। ध्वनि ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती, अभी आपको बताए थे, कहाँ, वैक्यूम में नहीं चल सकती। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है, जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती है ना 20,000 से अधिक होती है, ठीक।
अगला क्या, सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रसरब तरंगों का। सोनार कहाँ यूज होता है, जो समुद्री जहाज होते हैं ना उसमें यूज किया जाता है सोनार। और सोनार में कौन से तरंग यूज किया जाता है, प्रसरब तरंग। अगला क्या है, नज़दीक आते रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। ये प्रपंच का उदाहरण है, डॉपलर का प्रभाव। जैसे आप सब कभी स्टेशन पर जाते हैं ना जब ट्रेन आपके पास आती है तो जो उसकी आवाज़ होती है ना बढ़ती बढ़ती जाती है, लेकिन जब आपसे दूर जाती है तो घटती जाती है। इसी को डॉपलर प्रभाव भी बोलते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातुओं में, ठीक। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तित सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा के पूछा जाता है। तो ऐसा है कि बीपीएससी में ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन तो वही रहता है लेकिन घुमा दिया जाता है। सब जगह ऐसे करते हैं, है ना। कुछ ही क्वेश्चन 2-4% क्वेश्चन नया बनाते हैं, बाकी सब इसी को घुमा फिरा के बना देते हैं। तो 16.5 मीटर ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। चमगादड़ अंधेरे रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं, ठीक। अभी आपको बताते हैं चमगादड़ में कौन सा वेव निकालते हैं, प्रसरब तरंग। इसीलिए चमगादड़ रात में आसानी से उड़ते हैं। एक कीड़ों को नष्ट कर दे सकती है, एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती हैं। एक गुण है प्रसरब तरंगों के, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसरब तरंग। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। एक्सरे, अभी नाम सुने होंगे ना, सीटी स्कैन पूरा बॉडी का किया जाता है। तो कौन सा वेब यूज किया जाता है, एक्सरे सीटी स्कैन में। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है, रिवर्बरेशन कहलाता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है रडार। रडार वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर देती है, अभी ऊपर मिला था, क्या कहलाता है, प्रसरब। और इसका प्रयोग कपड़े साफ करने के लिए भी किया जाता है और मेडिकल में भी किया जाता है। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, प्रसरब तरंग। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजे को नियंत्रण कर सकती है, प्रसरब। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा था पेपर में पूछा गया था, जो ये सबको एक ही में मिला दिया और बहुत सारे पेपर में खाली उसका एक एक पॉइंट पूछा गया। तो जैसा क्वेश्चन, जैसा पेपर का लेवल रहता है, जैसा पेपर होता है जिस लेवल का, उसी लेवल से क्वेश्चन भी क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। प्रीवियस ईयर का ही सब सेट कर देते हैं, ठीक। तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 6 to 8 के लिए। बाकी तो जहाँ जहाँ भी साइंस जाता है, आप सब भी देख रहे क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, ठीक। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है वायु किरण में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचालित करती हैं ऊर्जा द्वारा। जैसे लहर आता है ना, ऊर्जा द्वारा। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदारी सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित कर सकती है, ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने के लिए। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता, क्यों। अभी आपको बताया था ना कि जहाँ पर हवा नहीं होगा वहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकती। तो चंद्रमा पर हवा तो है नहीं, तो आप वहाँ कितना चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, कोई आपकी आवाज़ को सुन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर कोई ध्वनि नहीं, कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए आवाज़ नहीं सुन सकता। द्रव्यमान एवं वेग का संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है, जिसे कहते हैं संवेग। पर बताए थे ना, P बराबर कितना होता है, m इंटू वी, संवेग का फार्मूला है। आवेग के किसके तुल्य होता है आवेग, संवेग में परिवर्तन के। संवेग की परिवर्तन के दल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक। अगला क्या है,
आवृत्तियों के आरोही क्रम, विकिरणों का सही क्रम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति क्या, एक्स रे, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंग, और उसके बाद रेडियो तरंग। निम्न प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है। इसको बोलते हैं रेडियो तरंग। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है बीपीएससी के लिए, आप सब अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बस इतने में से सब क्वेश्चन आ जाता है, बहुत क्वेश्चन इसमें है। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है कैथोड रेज। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर काम करता है, इंफ्रारेड। ठीक। आयनित में जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, जिससे उसकी आनुवांशिक सामग्री को नुकसान होता है विकिरण से। ठीक। अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है रेडियो तरंगों से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया, कौन प्रस्ताव, क्रिश्चियन हाइगेंस ने। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है अवरक्त तरंगों के द्वारा। ठीक। निम्न में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्रम है। सबसे ज़्यादा भी ऊपर आता है, देखिए पेपर में उसी को रिपीट कर दिया है। एक्स रे, फिर दृश्य, फिर सूक्ष्म, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग। नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न विद्युत चुम्बकीय उत्पन्न होती है। जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जब क्षय होता है तो उसमें से कौन सा किरण निकलती है, गामा किरण। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है अवरक्त विकिरण। मैग्नेट्रॉन बल्ब का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है सूक्ष्म तरंगों के। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है सूक्ष्म तरंगों। ठीक। तरंग दैर्घ्य की सीमा 700 nm से 400 nm तक होती है दृश्य प्रकाश की। नैनोमीटर है, nm का मतलब नैनोमीटर। किस तरंग की प्रबलता उसके निम्न अनुपात में होती है, आयाम का वर्ग। ठीक। एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं आयाम को। किसी लहर की उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण दर को क्या बोलते हैं, तीव्रता। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह घटना, मतलब अनुप्रस्थ प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ना। किस घटना के कारण यह निश्चित हुआ, ध्रुवीकरण। निम्न तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, किसको, परासर्ब तरंगों को। अनुदैर्घ्य तरंग, प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। किस कारण पता चला, ध्रुवीकरण के द्वारा। गैसीय माध्यम का एक उदाहरण है ध्वनि तरंगे। ठीक। अगला क्या है, सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है हस्तक्षेप। तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ठीक। तो यह बराबर कितना होता है, 1/t होता है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। या फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो मल्टीपल होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संसूचन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है गामा किरणों के लिए। ठीक। अगला क्या है, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के ध्वनि या तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। कुल मिला के डॉपलर प्रभाव कब खोजा गया था, ये भी अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि डॉपलर किस देश के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रियाई। तो 1842 में खोजे थे, 1842 में डॉपलर प्रभाव को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है अवरक्त किरणों को। रडार प्रणाली में
उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं सूक्ष्म तरंगें रडार में। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होते हैं, वर्ग के समानुपाती होता है। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्न माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। निर्वात में ध्वनि निम्न माध्यमों में किसमें यात्रा नहीं कर सकती, वही बात है निर्वात में। अलग अलग पेपर में अलग अलग पूछ लिया। स्टेटोस्कोप के सिद्धांत पे काम करता है, ध्वनि का परिवर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर काम करता है स्टेटोस्कोप। एक विशिष्ट ताप पर निम्न माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है ठोसों में, ठीक। ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है इस्पात में। अल्ट्रासोनिक ध्वनियों वे ध्वनियाँ होती हैं जो आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक, अल्ट्रासोनिक होती है। महिलाओं की तीखी आवाज़, जो पतली आवाज़ होती है ना, किस कारण होती है? क्योंकि उनकी जो आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, अधिक होती है। और मैन लोग का क्या होता है, कम होता है। किसी औसत है, औरत नहीं, वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की सर्व सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो कान की जो क्षमता है, हम सब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ना तो 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं, ना तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन सकते हैं। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बात सुनाई देती है, क्योंकि अच्छा, आप सब भी जानते हैं कि जब बारिश के दिनों में आप सब देखे होंगे कि बादल गरज, जो बिजली जो गड़गड़ाहट की आवाज़ है उसके चमक के बाद सुनाई देती है। मतलब चमकता पहले है और गरजता है बाद में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो प्रकाश की गति है ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, ठीक। आप ऐसे कर सकते हैं कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, बात दोनों ही की है। प्रकाश बहुत तेज़ से चलता है। कितना तेज़ से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। और ध्वनि की गति कितना है? 343 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग है इतना। अब देखिए ए कहाँ और ए कहाँ। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह गति यात्रा करे, परध्वनिक, सुपरसोनिक। मतलब जब कोई वस्तु, ऐसा वस्तु जो ध्वनि के स्पीड से भी तेज गति कर रहा है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। जैसे एरोप्लेन, बहुत सारे मतलब जो जेट होते हैं। हर्ट्ज में ध्वनि किस विशेषता को मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तरंग का रूप पर। जैसे सितार उतार हो गया ना। निम्न गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती नाइट्रोजन गैस। जैसे जो बल्ब होती है ना, उसमें पहले तो बल्ब आता तब तो एलईडी सबके यहाँ यूज होता है। जो पहले शीशा वाला बल्ब आता तो उसमें नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता था। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच की मध्य समय का कम अंतराल कम से कम कितना, मतलब जो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है ना, कितने समय बाद सुनाई देती है? तो लगभग 0.1 सेकंड बाद आपको सुनाई देती है। और दूरी के लिए तो आपको बताया था दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक। आप सब नोट्स बना लीजिए। देखिए इतना सारा क्वेश्चन है, कवर हो जा रहा है ना, कोई भी क्वेश्चन हमका इधर उधर नहीं जाएगा। बस एक बार 2 बार आप सब अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी आप सबका बीपीएससी साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक, कभी दिक्कत नहीं आएगा। बाकी रेलवे के लिए भी है, आप सब में तो 40 नंबर भी आता है और बीपीएससी में भी 40 नंबर स्पेशल साइंस आता है ना, तो दोनों के लिए तो सेम ही है। आवासीय क्षेत्र, मतलब जहाँ आवासीय क्षेत्र होता है वहाँ ध्वनि कितना लगभग होता है? 55 डेसिबल। और जहाँ शांत क्षेत्र होता है 50 डेसिबल। और औद्योगिक क्षेत्र जैसे जहाँ कंपनी कारखाना और खाना रहता है वहाँ 70 डेसिबल। और व्यापारिक क्षेत्र जहाँ रहता है जैसे बाजार वजार हो गया, वहाँ भी आवाज़ आता है 65 डेसिबल, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 80 डेसिबल से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उष्मा के बारे में, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।